स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और चिंता से मुक्त होंगे, है ना। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहें, एक बार लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से पहले हमने बात किया था नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के बारे में। कल की क्लास के अंदर हमने बात की थी कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है कौन कौन से होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। थोड़ा सा एक बार इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहेंगे कि जब भी हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा वाटर सोल्यूबल, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल इन वाटर और सिट्रिक एसिड, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? गुड इवनिंग। वाटर सोल्यूबल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है। एसएसपी आता है, डीएसपी आता है, टीएसपी आता है, ठीक है, एमएपी आता है, डीएपी आता है, यूएपी आता है और एएसपी अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट आता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैंने कल आपको थोड़ा सा एक बताया था कि जब हम सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करते हैं तो इसको मोनोकैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकैल्शियम। डीएसपी को मैंने कहा था कि इसको डाई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, और टीएसपी को मैंने कहा था इसको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट करते हैं। थोड़ा सा आप है ना यहाँ पर करेक्शन करना, ये दोनों जो है नहीं है, डीएसपी को डीसीपी नहीं बोलते हैं और टीएसपी को टीसीपी नहीं बोलते हैं। एक चीज याद रखना है कि जो भी मोनोकैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट का मतलब क्या होता है? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। मोनोकैल्शियम फॉस्फेट का मतलब है कि एक सिंगल क्या होगा? कैल्शियम होगा। फॉस्फेट की अगर मैं बात करता हूं तो H2PO4 माइनस, अगर दो बार लिखेंगे तो H2PO4, ठीक है। इस पर क्या माइनस हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, प्लस से माइनस का क्रॉस हो जाएगा और क्या बनेगा? CaH2PO4 2 बनेगा, ठीक है। ये है आपका क्या? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। जितने भी वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके मोनोकैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। डीएसपी के सामने जो आपने डाइकैल्शियम फॉस्फेट लिखा है उसको क्रॉस कर देना, उसको हटा देना। टीएसपी के सामने जो लिखा है उसको भी कट कर देना एक बार के लिए, ठीक है। और हेडिंग डाल, जहां पर लिखा है आपने कि जो वाटर सोल्यूबल है, यहाँ वाटर सोल्यूबल पर एक स्टार डाल के लिखना है, ये सभी क्या है? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। ये क्या है? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट है। एक बार इसको करेक्ट कर लेना। एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, एमएपी, डीएपी, यूएपी और एएसपी, ये सब क्या है? आपके मोनोकैल्शियम फॉस्फेट है। जो भी मोनोकैल्शियम फॉस्फेट होगा वो वाटर में क्या होगा? सोल्यूबलाइज होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद में मेरे ख्याल से आपको 1717 अपन ने रोवेल करके लिखा था। 1717 लिखा था या 1773 लिखा था? 1717 को 1773 कर लेना यार, ठीक है। 1717 को 1773 कर देना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करता हूं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड है आपका सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सेकेंड जो है कौन सा है? सिट्रिक एसिड, भाई सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सिट्रिक एसिड सोल्यूबल का मतलब क्या है? ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो किसमें सोल्यूबल होंगे? सिट्रिक एसिड में। इसको याद करने के लिए एक चीज आपको याद रखना है, डिब्बा। क्या याद रखना है? डिब्बा। यानी सिट्रिक एसिड किस में आता है? डिब्बे के अंदर आता है। किस में आता है? डिब्बे के अंदर। फर्स्ट डीआई का मतलब होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और डाई कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम मतलब दो कैल्शियम, दो कैल्शियम है तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। फॉस्फेट की बात करें तो HPO4 -2 होता है, HPO4 -2, ठीक है। इससे ये क्रॉस हो जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HPO4 2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, +4 से ये क्रॉस हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं CaHPO4,
क्लियर हुआ? तो डाई कैल्शियम फोस्फेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CaHPO4 CaHPO4 केवल CaHPO4 क्या होगा? CaHPO4। डाई कैल्शियम फोस्फेट को क्या कहा जाता है? CaHPO4 कहा जाता है। क्लियर हुआ? डाई कैल्शियम फोस्फेट के बाद इसके अंदर जो होता है उसका नाम क्या है? बेसिक स्लेग। क्या है? बेसिक स्लेग, जिसको हम क्या बोलते हैं? थॉमस स्लेग कहा जाता है। ठीक है, और बेसिक स्लेग और थॉमस स्लेग जो है किसका एक बाई प्रोडक्ट है? स्टील इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करते हैं तो डाई कैल्शियम फोस्फेट में कितना फास्फोरस होता है? 33%। फास्फोरस नहीं मतलब P2O5%। P2O5% कितना है? 33% होता है। ठीक है, यदि हम बेसिक स्लेग की बात करते हैं तो इसमें कितना होता है? 14 से 18% क्या होता है? P2O5 होता है। क्लियर हुआ? तो सिट्रिक एसिड सोल्यूबल के अंदर आपको केवल दो फर्टिलाइजर का याद रखना है, डाई कैल्शियम फोस्फेट और बेसिक स्लेग या थॉमस स्लेग जिसे कहा जाता है। डाई कैल्शियम फोस्फेट का फॉर्मूला याद रखना है, क्या है? CaHPO4 है। बेसिक स्लेग का क्या याद रखना है? थॉमस स्लेग कहा जाता है, उसके अंदर फास्फोरस कंटेंट कितना होता है? P2O5 कितना होता है? 14 से 18%। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फोस्फेट जो है, मोनो कैल्शियम फोस्फेट या डाई कैल्शियम फोस्फेट या ट्राई कैल्शियम फोस्फेट, या और भी आपसे पूछा जाता है तो कौन सा जो है वो वाटर सोल्यूबल है? तो याद रखना है मोनो कैल्शियम। कौन सा जो है सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल है? डाई कैल्शियम फोस्फेट। क्लियर रहेगा? इसके बाद में थर्ड यहां पर आता है फॉस्फेट के अंदर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में इनसोल्यूबल इन किस किस में? बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड। इनसोल्यूबल इन बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड। इसके अंदर आपको एक चीज याद रखना है, इसमें क्या आता है? फर्स्ट वन रॉक फॉस्फेट। क्या आता है? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो इसके अंदर परसेंट P2O5 कितना होता है? रॉक फॉस्फेट के अंदर परसेंट P2O5 कितना होता है? देखो वेरी कंसंट्रेशन दे रखा है, कहीं बुक्स के अंदर 20 से 35 दे रखा है, किसी में 20 से 33 दे रखा है, लेकिन इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर 20 to 40% दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 to 40%। तो आपको याद रखना है रॉक फॉस्फेट में कितना होता है? 20 to 40%। दैट इज क्लियर। इसके बाद जब प्रॉब्लमेटिक सोइल आपको किशन सर ने पढ़ाया होगा तो उसके अंदर फास्फोरस के सोर्स के रूप में जो है हम किस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं? रॉक फॉस्फेट का। तो इसका एप्लीकेशन करते हैं कहां पर? एप्लीकेशन इन मोस्ट एसिडिक सोइल। आप सभी जानते होंगे कि फास्फोरस का फिक्सेशन जो है वो किसके अंदर होता है? एसिडिक सोइल के अंदर ज्यादा होता है, जहां पर आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं, उसके हाइड्रोक्साइड होते हैं। जब हम एसिडिक सोइल के अंदर किसी फास्फोरस का एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पर फिक्सेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर किस का एप्लीकेशन कर रहे हैं? इनसोल्यूबल का कर रहे हैं, यानी वो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबलाइज नहीं होगा, यानी धीरे धीरे क्या होगा? सोल्यूबलाइज होगा। इस वजह से फिक्सेशन लॉसेस जो है फास्फोरस के यहाँ पर क्या होंगे? कम होंगे। क्लियर हुआ? सेकंड चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है वो सुटेबल रहता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है लॉन्ग टाइम तक रहे, तो उसके लिए कौन सा रहेगा? रॉक फॉस्फेट, क्योंकि ये क्या होता है? इनसोल्यूबल इन बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड। तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। इसके बाद में रॉक फॉस्फेट के बाद मैंने आपको बोन मील पढ़ाया था। ठीक है, तो जो बोन मील होते हैं, अब बोन मील कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? रॉ बोन मील और स्टीम। रॉ बोन मील के अंदर फास्फोरस कंटेंट कितना था? 20 to 25% P2O5, और इसके अंदर कितना है? 25 to 30% P2O5। ठीक है, अगर नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन भी अगर यहां पर पूछा जाए तो कितना होता है? यहां पर 3 to 4% और यहां पर 1 to 2%। क्लियर है? ये चीज याद है। तो एक बार फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में आप लिख लीजिए सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इसके अंदर डाइकैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लेग या जिसे हम बोलते हैं थॉमस स्लेग। लिख लिया? लिखो लिखो, जिसने नहीं लिखा वो लिखो एक बार। जिप्सम के अंदर कैल्शियम कितना होता है?
इसके अंदर लिख लेना 21% कैल्शियम होता है, 21% कैल्शियम। इसमें लिख लेना 33.9% कैल्शियम। और सल्फर अगर पूछा जाए तो 3% क्या होता है, सल्फर होता है। लिखा ये पीछे, क्लियर है, समझ में आ रहा है? लिखो। सल्फर कितना होता है जिप्सम में, 18.6 या 19? जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है, एवरेज 19%, 12 सिंगल सुपर फॉस्फेट में होता है ना। बेसिक स्लेग या थॉमस स्लेग जो है किसका एक बाई प्रोडक्ट है, स्टील इंडस्ट्री का। इसको भी लिखो, इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड। यहां लिख लेना कैल्शियम, इसमें भी 33% होता है कैल्शियम, 33%। यूरिया में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, यूरिया में मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 1% ना, बोलिए। और ऑर्गेनिक कार्बन 20%। जिप्सम में सल्फर जो है एक्चुअली 18.6% होता है, लेकिन जनरली हम उसको 19% लिखते हैं। लिखा ये, चलिए हाँ लिखो लिखो। 3 से 4% नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन। किसी भी फर्टिलाइजर के अंदर फॉस्फोरस जो है किस फॉर्म में आता है, P2O5। पोटास किस फॉर्म में आता है, K2O के रूप में। P को बोलते हैं फॉस्फोरस, जबकि P2O5 को कहा जाता है फॉस्फेट। लिखा? इसके बाद में कुछ पॉइंट्स डाल लेना, लिखना। मॉइस्चर कंटेंट इन, या पहले लिख लेना फॉर्मूला, लिख लेना 2-3 का फॉर्मूला। मोनोकैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, CaH2PO4 2। डाइकैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, डाइकैल्शियम फॉस्फेट का CaH2PO4। ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, Ca3PO4 2। ठीक है, ये लिखिएगा। इसके बाद में एक और स्टार डाल के लिखना, मॉइस्चर कंटेंट इन SSP एंड TSP 12%। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इन इंडिया कौन सा है, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। लेकिन एटेला सत्यनारायण की जो बुक है सॉइल साइंस डेटाइज, उसमें SSP दे रखा है, लेकिन मेनली जो इंडिया के अंदर किया जाता है वो कौन सा है, DAP। ठीक है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इन SSP एंड TSP जो है कितना होता है, 12%। मोस्ट कॉमनली यूज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इन इंडिया DAP है।
मोस्टली अप्लाई फॉस्फोरस एज अ बेसल एप्लीकेशन। इसका क्या किया जाता है? बेसल एप्लीकेशन किया जाता है। एट द टाइम ऑफ सोविंग जिस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसल एप्लीकेशन कहा जाता है। एप्लीकेशन मेथड में हम और देखेंगे, एक बार इसको लिखिए। चिलेट का नाम सुना है क्या आपने? चिलेट क्या होता है? चिलेट चिलेट क्या होता है? एक नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन, सही बता रहे हो। मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या करता है, किसी भी मेटल को बाइंड करता है तो उसके लिए रिंग फॉर्मेशन का रिंग अगर वो फॉर्मेट करता है तो उसको हम बोलते हैं चिलेट। चिलेट जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, क्लो से लिया गया है। अभी हम बात करेंगे उसमें। लिखा क्या यहाँ तक? चलिए, इसके बाद में थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट जो फर्टिलाइजर है उसका नाम है आपका पोटेशिक फर्टिलाइजर। पोटेशिक फर्टिलाइजर के अंदर यहां पर भी दो चीजें याद रखना है। के को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम करते हैं, ठीक है। जबकि K2O को क्या कहा जाता है? पोटास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटास। एक कन्वर्जन आपको याद रखना है, कन्वर्जन। यदि आपको K दे रखा है और किस में कन्वर्ट करना है? K2। किससे मल्टीप्लाई करते हो? 1.20 से। K2O दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है? K में, 0.80, ठीक है। फर्टिलाइजर में K जो आता है वो किस फॉर्म में आता है? K2O। नेटिव ऑफ पोटेशियम क्या है आपका? कनाडा, ठीक है। कुछ चीजें मेंशन करना। पोटेशिक फर्टिलाइजर के अंदर ऐसे फर्टिलाइजर जो मेनली किसका सोर्स होते हैं? पोटेशियम का होते हैं, उनको हम पोटेशिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। के को पोटेशियम कहा जाता है, केटीओ को पोटास कहा जाता है। कन्वर्जन फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है कि के दे रखा है K2O में कन्वर्ट करना है या K2O दे रखा है के में कन्वर्ट करना है। फर्टिलाइजर के अंदर जो है किस फॉर्म में आता है? ये K2O के रूप में आता है। नेटिव ऑफ पोटेशियम यानी पोटेशियम का जो नेटिव है वो कौन है आपका? कनाडा। एक बार ये लिखिए, किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट को फोडर क्रॉप्स का क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहा जाता है? किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट को फोडर क्रॉप्स का? वेरी गुड, नाइट्रोजन को। और जनरली मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए कौन क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है? पोटेशियम होता है। लिखा? कुछ नहीं? चलिए, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पोटासिक फर्टिलाइजर। पोटासिक फर्टिलाइजर जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्लोरीनेटेड, ठीक है। एक होते हैं नॉन क्लोरीनेटेड। क्लोरीनेटेड का मतलब क्या है कि ऐसे पोटेशिक फर्टिलाइजर जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरीन प्रेजेंट होगा, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरीनेटेड पोटासिक फर्टिलाइजर कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरीनेटेड का जो है मोस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इस पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो के प्रेजेंट होता है वो K2O के रूप में प्रेजेंट होगा। किसके रूप में होगा? K2O। और कितना परसेंट होता है? 60% होता है, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं नॉन क्लोरीनेटेड का, इसे कहा जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास, नोन एज अ म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर जितना पोटासिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है उसके अंदर लगभग 90% कौन है आपका?
म्यूरेट ऑफ पोटास, क्योंकि इसकी रेट जो है वो आपके सल्फेट ऑफ पोटास से क्या है, कम होती है। सेकंड चीज इसके अंदर आपको याद रखना है, सल्फेट ऑफ पोटास या जिसे कहा जाता है K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। इसके अंदर जो है अगर K2O की बात करते हैं, K2O कितना होता है, K2O 48 से 50%। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर कितना परसेंट होता है, सल्फर होता है लगभग 17.8%, या किसी बुक के अंदर 17.5% भी दे रखा है, 17.8% आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको देखिए, पोटासिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, क्लोरीनेटेड होता है और एक नॉन क्लोरीनेटेड। क्लोरीनेटेड यानी ऐसा पोटासिक फर्टिलाइजर जिसके अंदर क्या परसेंट होगा, क्लोरीन परसेंट होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेटेड पोटासिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। इसके अंदर आपको याद रखना है कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड के अंदर K2O कितना होता है, 60% होता है, कितना होता है, 60% होता है। नोन एज म्यूरेट ऑफ पोटास, इससे क्या कहा जाता है, MOP कहा जाता है। इंडिया के अंदर जितना पोटासिक फर्टिलाइजर यूज किया जाता है उसका 90% कौन सा है आपका, पोटेशियम क्लोराइड है, क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सेकंड, चलो एक बार इसको कर लेते हैं। नॉन क्लोरीनेटेड की अगर हम बात करते हैं तो नॉन क्लोरीनेटेड यानी ऐसे पोटासिक फर्टिलाइजर जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लोरीनेटेड पोटासिक फर्टिलाइजर। सल्फेट ऑफ पोटास या फिर इसे क्या कहा जाता है, K2SO4 कहा जाता है, या फिर पोटेशियम सल्फेट कहा जाता है, जिसके अंदर K2 कितना है, 48 से 50%, सल्फर कितना है, 17.8%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर कौन सा फॉस्फेटिक पोटासिक फर्टिलाइजर, सॉरी फॉस्फेटिक नहीं, पोटासिक फर्टिलाइजर जो है इंडिया के अंदर मैक्सिमम यूज किया जाता है, तो कौन सा है आपका, KCl। कौन सा है, KCl या पोटेशियम क्लोराइड है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पोटासिक फर्टिलाइजर का यूज जो है स्टार्च और टोबैको क्रॉप के अंदर रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, तो कौन सा है, कौन सा है, KCl। KCl का रिकमेंडेशन किसके लिए नहीं है, अधिकांश सभी क्रॉप के लिए, सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स एक्सेप्ट क्या क्या है, टोबैको एंड स्टार्ची क्रॉप्स। टोबैको और स्टार्ची क्रॉप जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अंदर आपका शुगर केन हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, शुगर बीट हो सकता है, ये क्या आपकी स्टार्ची क्रॉप है। अब क्या रीजन है कि पोटेशियम क्लोराइड का यूज जो है हम अधिकांश सभी क्रॉप के अंदर करते हैं लेकिन स्टार्च और टोबैको के अंदर नहीं करते हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं पहले, ये किसके लिए सुटेबल है, K2SO4 सुटेबल फॉर किसके लिए, टोबैको एंड स्टार्ची क्रॉप्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से चीज है वो ये है कि यदि मान लीजिए हम ऐसा पोटासिक फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, क्लोरीन परसेंट है, तो क्लोरीन क्या करता है, जितनी भी स्टार्ची क्रॉप है उनके अंदर जो शुगर फॉर्मेशन होता है उस शुगर फॉर्मेशन को क्या करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करता है और कहीं ना कहीं शुगर फॉर्मेशन जो बनता है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। यदि मान लीजिए हम स्टार्ची क्रॉप के अंदर पोटेशियम क्लोराइड का एप्लीकेशन करेंगे तो इनकी शुगर क्वालिटी और शुगर कंटेंट दोनों ही क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। इस वजह से स्टार्ची क्रॉप के अंदर पोटेशियम क्लोराइड को सुटेबल नहीं माना जाता है, क्लियर हुआ। इसके बाद में टोबैको के अंदर ऐसा क्या होता है, क्लोरीन जो होता है क्या करता है, बर्निंग क्वालिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इट रिड्यूस और मिनिमाइज द बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको। तो जब बर्निंग क्वालिटी अगर टोबैको की कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। इस वजह से पोटेशियम क्लोराइड का यूज जो है स्टार्ची क्रॉप और टोबैको के अंदर रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, इसके स्थान पर पोटेशियम सल्फेट का एप्लीकेशन किया जाता है। पहली चीज क्लियर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पोटेशियम क्लोराइड और K2SO4 दोनों में से किस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जो है आप एसिडिक सोइल पर करना चाहोगे, किसका करना चाहोगे, KCl का। रीजन क्या है KCl का करने के पीछे, यदि हम K2SO4 का एप्लीकेशन करेंगे तो इसके अंदर क्या है, सल्फेट है और यहां पर क्या है, K+ है, तो K+ किसको एक्सचेंज कर देगा, H+ को। H+ SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और H2SO4 का फॉर्मेशन होगा और ये क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इसलिए अधिकांश जो भी एसिडिक सोइल होती है वहां पर किसका रिकमेंडेशन किया जाता है, KCl।
क्लियर हुआ। लेकिन क्रॉप्स क्या क्या है आपकी, टोबैको और स्टार्ची क्रॉप्स है। अगर हम बात करें आपके शुगर केन की, पोटैटो की, टी की, इनके अंदर अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो 4 से 6 पीएच पर इनको ग्रो किया जाता है। याद रखना, स्टार्ची क्रॉप होगी तो वहां पर हम किसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, उसके स्थान पर किसका करते हैं, K2SO4 का करते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पर एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे। ये लिख लिया क्या, एक बार जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या पोटेशियम फर्टिलाइजर का या पोटासिक फर्टिलाइजर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं क्या, नहीं। टोटली इनको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये भी हम लिखेंगे। कंफ्यूजन मत होना, एज जो है वो 5 की तरह दिखाई देता है, एज जो है 5 की तरह दिखाई दे रहा है, तो याद रखना है 50, कभी कभी हो जाता है। जाने कुछ दिख जाए, किसका स्लोगन है, जाने कुछ दिख जाए, अरे मन का नहीं है, पर्यटन विभाग का है, राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका है। अच्छा, इतने स्लोगन्स नहीं पढ़ते, शायरियां पढ़ता है। दियाराम मीना, RSRTC क्या होता है, राजस्थान स्टेट RSRTC, उसकी फुल फॉर्म क्या, ये क्या होती है, कभी कभी हो जाता है, दो सब हॉबी तो नहीं बोल सकते, कैसे, वही पता नहीं चला आज इंट्रो तो जमाना गया, इंट्रो पूछने वाले हैं तो, है ना। हुआ है तुम्हारा अभी कुछ ऐसा, चलो होना चाहिए, जरूरी है ना। लिखा क्या, 90, इंडिया के अंदर 90%, मतलब समझ जाया करो यार, 90% यूज ऑफ टोटल पोटासिक इंडिया के अंदर टोटल जितना पोटासिक फर्टिलाइजर यूज होता है उसका 90% क्या है आपका, पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, ये दियाराम मीना, संडे को टेस्ट शायद इस बार नहीं है आप लोगों का ना, नहीं है, नहीं लिखा, चलिए ये लिख लो एक बार। एक और स्टार डाल के लिख लेना, टोटली पोटासिक फर्टिलाइजर इंपोर्ट। क्या हो गया भाई, क्या नाथ द्वारा जा रहा है, चला जाना यार, जाना चाहिए। ये एक अनैच्छिक क्रिया है, थोड़ा जल्दी लिखो। टोटली पोटासिक फर्टिलाइजर इंपोर्टेड इन इंडिया, इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब होता है इंडिया में नहीं मिलते हैं इसलिए बाहर से मंगवाना पड़ता है।
नो पोटासिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। वैसे अधिकांश इंडियन सॉइल जो है वो पोटास रिच है। कौन सा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट इंडियन सॉइल के अंदर डेफिशिएंट ज्यादा है? वही तो बात है यार, डेफिशिएंट है। कौन सा है? सल्फर। लिख लिया? लिखो लिखो, नारायण लाल सल्फर। चलो तुम्हारी मांग पर, और जैसे होता है ना, सुनना ध्यान से कि ये दियाराम मीना का है। इंडिया में इसका फॉर्मेशन क्यों नहीं करते? हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज दियाराम ने अच्छा बताया, इसको लिख लेना स्टार डाल के। अगर हम सोर्सेस की बात करें, सोर्सेस ऑफ पोटेशियम, मिनरल की अगर मैं बात करूं तो सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट, लेंजेबेनाइट, ठीक है, और एक सिल्वाइट। सोर्सेस ऑफ पोटेशियम जो है सिल्वेनाइट है, लेंजेबेनाइट है और सिल्वाइट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2-3 साल पहले, या तो कोई एग्जाम था, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, कि पोटेशियम का सोर्स जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो पोटेशियम का सोर्स कौन सा होगा? सिल्वेनाइट भी है, लेंजेबेनाइट भी है और सिल्वाइट भी है। ठीक है, ये दोनों तीनों चीजें जो है आपको याद रखना है। चलो सुनो, कि राज एग्रोनॉमी के बता देंगे तुम आओ तो सही, दियाराम के लिए, कि राज एग्रोनॉमी के बता देंगे तुम आओ तो सही, कॉन्सेप्ट दिल से लगा देंगे तुम आओ तो सही, माना कि थोड़ा सा मुश्किल है ये एग्रोनॉमी का सिलेबस, माना कि थोड़ा सा मुश्किल है ये एग्रोनॉमी का सिलेबस, एग्रोनॉमी को दिल और दिमाग में बिठा देंगे तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही। हो गया? चलिए, मतलब वो क्या होता है कि बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, लिख लिया? क्या क्या क्या? तुम्हारी उम्मीदें कुछ और थी, और है ना। चलिए, चलिए अगला लिखना, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स के अंदर पहले हम एक दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक होता है चिलेट। क्या होता है? चिलेट। चिलेट जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्लो। चिलेट क्या होता है कि सोइल के अंदर यदि मान लीजिए ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पाई जाती है या ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पाया जाता है, यदि वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट किसी मेटल को बाइंड कर लेता है एक बंद या एक से अधिक बंदों के द्वारा किसी एक सर्कुलर या फिर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट कहा जाता है। तो चिलेट मेनली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसको एक बार लिख लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बाइंड metal through one or more bond by the formation of ring like ring या और cyclic structure, chelate enhance availability of metallic ion। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कि चिलेट जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, क्लो से लिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बाइंड मेटल थ्रू वन और मोर बॉन्ड। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या करेगा? किसी मेटल को बाइंड करेगा एक बॉन्ड से या एक से अधिक बॉन्ड से,
वन और मोर बॉन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाकर क्या करेगा, एक या एक से अधिक बॉन्ड को, एक या एक से अधिक मेटल को जो है क्या करेगा, बाइंड करेगा थ्रू द मेकिंग ऑफ वन और मोर बॉन्ड। क्लियर हुआ। मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑर्गेनिक मैटर पर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इनके बीच में क्या होगा, बाइंडिंग होगा। क्लियर हुआ। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, यानी इसका जब रिडक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो आयरन को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं, Fe+2 के रूप में, मैग्नीज को Mn+2 के रूप में। हमने ऐसे चिलेट जो है वो आर्टिफिशियल भी बनाए जा सकते हैं। तो चिलेट्स मान लीजिए हमने बनाया और यहाँ पर जो है आयरन किस फॉर्म में है, Fe+3 के रूप में, जिसको हम सिडरोफाइल बोलते हैं। जब इसका रिडक्शन होगा तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। और इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मेटल की अवेलेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि चिलेट जो है वो किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज। किस वर्ड से लिया गया है, क्लो से। चिलेट होते क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि मेटल को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, एक या एक से अधिक बंध बनाकर। किस स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाकर। चिलेट एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटेलिक आयंस इन द सोइल। चिलेट्स क्या करते हैं, मेटेलिक आयन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर अगर है तो उसका जाहिर सी बात है रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो जो चिलेट है, जो मेटेलिक आयन उस पर प्रेजेंट है, उसका भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इस तरीके से क्या होता है, अवेलेबिलिटी एनहांस होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ क्या। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चिलेट जो है किसी पर्टिकुलर मेटल की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करते हैं, तो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मतलब क्या होता है, क्लो होता है। समझ में आया। स्लोली रिलीज भी करते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, वैसे ही क्या होता है, उनका भी रिडक्शन होना स्टार्ट होता है। ये लिखा एक बार, इसको लिखो। इसके बाद आपने दो तीन नाम सुने होंगे, एक ईडीटी होता है, एक डीटीपी होता है, और एक CHEDT होता है। नाम सुना है क्या, किसका सुना है, डीटीपी है, क्या होता है। मैंने आपको शायद मेरे ख्याल से एक क्लास के अंदर न्यूट्रिएंट एस्टिमेशन के बारे में बताया था। उसके अंदर मैंने लिंडसे एंड नॉर्वेल टेस्ट 1978 के अंदर बताया था कि कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, फेक्यूमंजन, यानी आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक का एस्टिमेशन जो है लिंडसे और नॉर्वेल टेस्ट के माध्यम से करते हैं, जिसके अंदर हम 0.5% डीटीपीए एक्सटेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये लिखा क्या एक बार, फ्रिट्ज भी अभी बताएंगे। हाँ बोलो। रिंग या साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक। फ्रिट्ज भी अभी मैं बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ रिंग, और या फिर आप इस तरीके से स्लेश कर लीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वो क्या करता है, मेटल्स को बाइंड करने का काम करते हैं। मेटल्स को बाइंड करेंगे तो एक या एक से अधिक बंध के माध्यम से करेंगे। स्ट्रक्चर जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग लाइक या साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस पूरा कंपाउंड को क्या कहा जाता है, चिलेट कहा जाता है। लिखा है यहां तक। चलिए, इसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज हैं या कुछ फॉर्म्स हैं, उनको आप लिख लीजिए। फुल फॉर्म, ईडीटी फर्स्ट है आपका, ईडीटी, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। एक होता है आपका डीटीपीए, डाइथाइलिन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक। एक बार ये फुल फॉर्म लिखिए।
ये भी आपका जो है चिलेट की फॉर्म से ही है ना, कुछ आर्टिफिशियल चिलेट्स है, ईडीटी है, डीटीपी है और सीईडीटी है। फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रिट्स की बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने क्या बोलते हैं उसको, बटर का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखा है, क्यूब फॉर्म, इसी तरीके से जो है फ्रिट्स होते हैं। फ्रिट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट साल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट साल्ट्स आर फ्यूज्ड विद द स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास, यानी स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास के साथ उनको फ्यूज किया जाता है और फ्यूज करके या सेटल्ड किया जाता है, यानी पतला बनाया जाता है इनटू बिट्स नोन एज अ फ्रिट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रिट्स कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि इंडोर प्लांट्स हैं, उनके अंदर आप किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को एनहांस करना चाहते हो तो उसके लिए छोटे छोटे फ्रिट्स आते हैं। उन फ्रिट्स में कुछ क्या होता है? ग्लास का कंटेंट होता है, यानी उनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है? ग्लास प्रेजेंट होता है। और वो क्या करते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट का पर्टिकुलर फ्रिट्स होता है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबल होती है। अभी हम देखेंगे कि जैसे कि आयरन के फ्रिट्स में कितना परसेंट आयरन होता है, ठीक है, जिंक में कितना होता है, मैग्नीज में कितना होता है, मैग्नीशियम में कितना होता है, ठीक है। Micronutrient salts are fused with special kind of glass or shattered into bits known as frits. उसे क्या कहा जाता है? फ्रिट्स कहा जाता है। ग्लास और सेटर्ड इनटू बिट्स, सेटर्ड, सेटर्ड क्या हो गया रे? सेटर्ड इनटू बिट्स। हाँ, देखो डेफिनेशन पूछा जा सकता है, चिलेट की पूछी जा सकती है, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स साल्ट्स आर फ्यूज विद स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास और सेटर्ड इनटू बिट्स, इसे क्या कहा जाता है? फ्रिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, ठीक है, लिखा यहाँ तक। इसके बाद एग्जांपल लिखेंगे हम कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर। माइक्रो, कोई जोधपुर का है क्या आप में? कौन है? कौन? अबे, अबे तो नहीं है जोधपुर का ना, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के अंदर अधिकतर आप देखना, चलो छोड़ो ऑस्ट्रेलिया वगैरह को छोड़ो, लोहे की प्राइस जो है, आयरन जो है मार्केट में 19 रुपए केजी मिलता है। कितना मिलता है? 19 रुपए। क्या मिलता है? आयरन, ठीक है। तो आयरन सल्फेट के अंदर जो है आयरन कितना होता है? FeSO4 के अंदर आयरन कंटेंट जो है कितना होता है? 19% होता है। क्लियर हुआ? लेकिन जो कॉपर होता है, तांबा होता है, वो उससे 2 रुपए महंगा है। कितने रुपए महंगा है? 2 रुपए। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर जो है वो कितना परसेंट होता है? 21%। 19% क्या है? आयरन। ये क्या है? कॉपर है। क्लियर हुआ? 21% होता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन फ्रिट्स जो होता है, इसी के अंदर याद रखना है, जो आयरन फ्रिट्स होता है उस आयरन फ्रिट्स में आयरन कितना परसेंट होता है? तो याद रखना है 22% होता है। कितना होता है? 22%। इसके बाद आपने नाम सुना होगा मैग्नीज सल्फेट का। मैग्नीज सल्फेट के अंदर मैग्नीज की मात्रा जो है कितनी परसेंट होती है? 26% होती है। कितना परसेंट होता है? 26%। इसके अलावा अगर मैग्नीज फ्रिट्स की बात करते हैं, मैग्नीज फ्रिट्स की बात करते हैं तो केवल कितना परसेंट होता है? 10%। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिंक से रिलेटेड, ठीक है। जिंक के केस में 2-3 फर्टिलाइजर का नाम आपको याद रखना है। एक होता है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। क्या होता है? मोनोहाइड्रेट।
जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का मतलब क्या है, केवल और केवल क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन, एक ही वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट कहा जाता है। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के अंदर जिंक जो कंटेंट है वो कितना परसेंट होता है, 33% क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। लेकिन जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2 ये क्या हो जाएगा आपका, हेप्टाइड, क्या हो जाएगा, हेप्टाइड, जिंक सल्फेट हेप्टाइड, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट के अंदर कितना होता है, 21%, कितना होता है, 21%। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है मोनोहाइड्रेट के अंदर जिंक कितना होता है और हेप्टाहाइड्रेट के अंदर जिंक कितना होता है। क्या 7 से 21 डिवाइड हो सकता है, क्या हो सकता है ना, तो याद रखना है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा मतलब 21, क्या 7 से 33 डिवाइड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो हमेशा जो है 7 से जो डिवाइड हो जाएगा उसी के अंदर क्या होता है आपका, हेप्टाहाइड्रेट, यानी 21% क्या होता है, जिंक, किसमें होता है, हेप्टाहाइड्रेट के अंदर। ये मोस्ट कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि हेप्टाहाइड्रेट के अंदर जिंक कितना होता है और मोनोहाइड्रेट के अंदर जिंक कितना होता है। तो याद रखना है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के अंदर 33% होता है, जबकि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के अंदर कितना होता है, 21%। ठीक, एक बार इसको लिखो आप, फिर हम आगे बढ़ें। यहां लिख लेना, सल्फर भी लिख लेना, जिंक सल्फेट में 17.8%। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को या फ्लावर के फर्टिलाइजेशन को इंप्रूव करता है, बोरोन करता है। ठीक है, यदि अगर मेल फ्लावर फर्टिलिटी की बात करें और बोरोन ऑप्शन में नहीं हो तो कौन सा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट, कॉपर के बारे में बताया था, कॉपर है ना, चलिए बोल गए, चलिए लिखिए, कोई ना। रिक्लेमेशन डिजीज इन वीट जो है वो किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होती है, रिक्लेमेशन डिजीज इन वीट। और रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट एलिमेंट किसे कहा जाता है, रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट एलिमेंट किसे कहा जाता है, अगर ये नहीं बताया ना, कैल्शियम को कहा जाता है। और रिक्लेमेशन डिजीज जो है किसकी वजह से होती है, मैग्नीज। रिक्लेमेशन डिजीज जो है वो किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डिफिशियंसी होता है, अरे लच्छों, कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से रिक्लेमेशन डिजीज होता है। स्टेम मेलोनेसिस जो है कॉपर की वजह से होता है। डायबेक जो है कॉपर की वजह से होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, आप थोड़ा सा आगे बैठा करो, चलिए कोई ना, हैं क्या बोल रहे हैं, अरे बोल बोल। माहौल को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, चलो शांत रहो, मैं तुम दोनों को है ना, अरे भाई इसके बाद में बोरोन, हाँ जी अमन, ज्यादा हंसी जो है, ज्यादा हंसना जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, शांत। और अभय, किसी के साथ हंसना उससे भी ज्यादा हानिकारक होता है, और उसके बाद हंसने वालों के लिए और भी ज्यादा हानिकारक होता है। इससे अच्छा है मौका मिले तभी हंसो, मौके के बाद कोई अगर अनावश्यक कार्य करता है तो उसके लिए फिर एक शब्द यूज किया जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए वो शब्द मैं यूज ना करूं, ठीक है, मजाक होना चाहिए क्लास में। लिख लिया, चलिए, बोरोन फर्टिलाइजर के अंदर फर्स्ट लिखना बोरोसिलिकेट, बोरोसिलिकेट के अंदर बोरोन जो है वो 6% होता है,
बोरेक्स के अंदर बोरोन कितना होता है बोरेक्स में? 10 से 11%, मेनली आप 11% याद रखना है। सोडियम टेट्रा बोरेट जो होता है उसके अंदर होता है 14%, 14%। सोडियम पेंटा बोरेट में होता है 18%, ठीक है। बोरिक एसिड में होता है 17%। इसके बाद में लास्ट लिख लेना मोलिब्डेनम के लिए। अमोनियम मोलिबडेट। अमोनियम मोलिबडेट में कितना होता है अमोनियम, सॉरी मोलिबडेनम? 54%। जिप्सम लास्ट में लिखना CaSO4.2H2O में। कैल्शियम 29%, सल्फर 18.6% या इक्विवेलेंट टू 19%, ठीक है। ये कुछ और है, इनको भी लिख लीजिए। बोरोन फर्टिलाइजर के अंदर बोरोसिलिकेट के अंदर कितना होता है? 6%। सोलू बोर लिख लेना यहाँ पे, देखो सोलू बोर 20%, 90% नहीं है, 20%। मैंने कितना लिखाया था आप लोगों को? 20 लिखाया था, 21? एक बार आप सोलू बोर का जो है 20% लिखो, कल एक बार और याद दिला देना, इसको अपन कंफर्म कर लेंगे इसको, ठीक है। बोरोसिलिकेट के अंदर 6%, बोरेक्स के अंदर 11%, सोडियम टेट्राबोरेट में 14%, सोडियम पेंटाबोरेट में 18%, बोरिक एसिड में 17% और सोलू बोर के अंदर 20%। मोलिब्डेनम फर्टिलाइजर के अंदर अमोनियम मोलिबडेट जो है 54% है। जिप्सम के अंदर जो है कैल्शियम 29% और सल्फर लगभग 18.6% या फिर 19%, ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद में हम दो टर्म इस चैप्टर के अंदर पढ़ना भूल चुके हैं। आपको पता होगा दो प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर होता है और एक इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर किसे कहेंगे? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। ये गलत बात है, ठीक है। कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होता है? ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट हो, कंप्लीट होता है, और जिसके अंदर नहीं होगा वो इनकम्प्लीट होता है। ये लिख लिया क्या? लिखो एक बार। हाँ भाई, अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोरोसिलिकेट 6%, बोरेक्स में 11%, सोडियम टेट्राबोरेट में 14%, सोडियम पेंटाबोरेट में 18%, बोरिक एसिड में 17%, सोलू बोर में 20%, मोलिब्डेनम फर्टिलाइजर में अमोनियम मोलिबडेट में 54%, जिप्सम के अंदर कैल्शियम 29%, सल्फर 18.6%। अमोनियम मोलिबडेट, अमोनियम मोलिबडेट, BADATE, डेट। अच्छे, लिख लिया? तुम्हारे सेंसर तो बड़े काम करते हैं ना, कुछ कोशिकाओं की वृद्धि कुछ ज्यादा ही हो रही है तुम्हारे। हाँ, जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है फॉर्मूला? हाफ H2O। लिखा है यहां तक? चलिए, इसके बाद में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्टिलाइजर, कंप्लीट फर्टिलाइजर और इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर NPK अवेलेबल, all primary nutrients
एक मैंने आपको लिखाया था कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर? क्या? एक स्टेट फर्टिलाइजर था, उसमें क्या था, केवल वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट होगा। एक से अधिक है तो उसको हम क्या बोल रहे थे? कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन दोनों में से जो है कॉम्प्लेक्स किसके अंदर आएगा? कंप्लीट में, इनकम्प्लीट में? इनकम्प्लीट में। इनकम्प्लीट में आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसको कंपाउंड फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाउंड फर्टिलाइजर। तो जहां आपने कॉम्प्लेक्स लिख रखा है वहां पर कंपाउंड भी लिख लेना, ठीक है। जहां आपने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर लिख रखा है वहां पर कंपाउंड फर्टिलाइजर भी वहां पर मेंशन कर लेना, ठीक है। लिखा यहां तक? चलिए, इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो एक आइडियल सोइल होती है, एक आइडियल सोइल जो होती है उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम 65, 20 प्लस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार इसको देखना सामने। किसी पर्टिकुलर आइडियल सोइल के अंदर कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये चारों मिलकर ऐसा कहा जाता है कि उस सोइल को हम आइडियल सोइल कहेंगे, जिसके अंदर कैल्शियम कितना होगा? 65%, हाइड्रोजन 20%, मैग्नीशियम 10% और फॉस्फोरस क्या हो? 5%। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक आइडियल सोइल के अंदर कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम कितना कितना परसेंट होते हैं, ठीक है। 65, 20, 10, 5 होते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक आइडियल सोइल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशो कितना होता है, तो 6.5:1 हो जाएगा। इसको मैं कैसे याद रखना है? कोई आदमी था जिसके बारे में कहा गया कि ये क्या है, मर गया, ठीक है। कोई आदमी है, वो कितने साल जीता है? कहा गया कि 65 साल जिएगा। कितने साल जिएगा? 65 साल जिएगा। लेकिन ये 65 साल न जीकर कितने साल जीता है? केवल 20 साल, ठीक है। 20 का फिर आधा करते जाओ, 10 और 5। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशियो एक आइडियल सोइल में कितना होता है? तो कैल्शियम कितना है? 65, मैग्नीशियम कितना है? 10। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6.5:1, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैग्नीशियम और पोटेशियम का आइडियल रेशियो कितना होता है? तो 10:5 यानी 2:1, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि एक आइडियल सोइल के अंदर कैल्शियम कितना होता है? 65%, हाइड्रोजन कितना होता है? 20%, मैग्नीशियम कितना होता है? 10% और पोटेशियम कितना होता है? 5%। किसी भी तरीके से आपकी ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी आपको याद रखना है, इस रेशियो को आपको याद रखना है। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैल्शियम मैग्नीशियम का रेशियो क्या होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम का रेशियो क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है हाइड्रोजन और मैग्नीशियम का रेशियो क्या होता है। क्लियर है? इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये लाइन जो है अगर आप सोइल साइंस से पेपर देते हो तो अधिकतर जो है न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में इसको मेंशन किया गया है। रेडी एंड रेडी के अंदर भी जो है इसको मेंशन किया गया है, और 3-4 जो अच्छी अच्छी बुक्स है उनके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में बात किया है। कल जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बाद पोटासिक फर्टिलाइजर और कुछ आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के बारे में हमने बात की है। चिलेट क्या होता है, फ्रिट्स क्या होते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या है, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर क्या है, और एक आइडियल सोइल के बारे में क्या रेशो होता है। ये सारे के सारे क्या है? केटाइन है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक आइडियल सोइल के अंदर केटाइंस का क्या रेशो होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। कल क्लास के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से किस तरीके से जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यानी जनरल देखेंगे कि फर्टिलाइजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको जो है याद रखना है कि पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इफिशिएंसीज की बात करेंगे। एग्रोनॉमिक इफिशिएंसी क्या होता है, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी क्या होता है, अपटेक यूज इफिशिएंसी क्या होता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, और इसके बाद आपका ये जो फर्टिलाइजर वाला चैप्टर है उसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ के आना। थैंक यू।